आएगी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। यानी सबसे पहले भाग हमने 1 कवर किया था, उसके बाद में भाग 2 किया और आज हमारी बारी है भाग नंबर 3 कवर करने की। तो इससे पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या कुछ किया था आज से पहले। 3 क्लासें जो मैंने आपको दी है। फर्स्ट क्लास के अंदर तो मैंने आपको अनुसूचियां बताई थी। क्या बताया था? अनुसूची के बारे में बताया था, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान के अंदर? तो 12 है। इसके बाद में भाग 1 बताया था, भाग 1 बताया था। 1 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? 1 के अंदर अनुच्छेद बताए थे मैंने आपको। कितने अनुच्छेद बताए थे? अनुच्छेद बताए थे 1 से लेके 4 तक। इसके बाद में मैंने आपको भाग बताया था 2। कौन सा भाग बताया था? भाग बताया था 2। 2 भाग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? दूसरे भाग के अंदर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कितने बताए थे दूसरे भाग के अंदर? अनुच्छेद बताए थे 5 से लेके 11 तक। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक किया था कंप्लीट? पहली क्लास के अंदर भारत की जितनी भी अनुसूचियां भारत के संविधान की, वो सारी की सारी अनुसूचियां मैंने आपको बताई थी। दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको भाग के बारे में बताया था, भाग नंबर 1 के बारे में, जिसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेके 4 तक। तीसरी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था भारत का भाग नंबर 2 संविधान का, जिसके अंदर क्या आ जाता है? नागरिकता। क्या आ जाती है? नागरिकता। नागरिकता के बारे में हमने सारी बातें ये कर ली थी। कौन कौन भारत के नागरिक हैं, कौन कौन से नागरिकों को अधिकार है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के संविधान का भाग नंबर 3, जिसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर देख लेना अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं। 12 से लेके 35 तक ये कवर करता है। कहां से लेके करता है? 12 से लेके 35 तक कवर करता है। इसके अंदर हम 12 से 35, इसके अंदर मैं कम से कम भी आपको 2 वीडियो दूंगा। 2 क्लास के अंदर इसको कवर करेंगे, क्योंकि अच्छे से समझेंगे, इसलिए 2 वीडियो के अंदर। बताने को तो 1-1 मिनट के अंदर ही बता सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझेंगे। आज करेंगे अपन 12 से लेके 19 तक। ठीक है, आज कहां से कहां तक करेंगे? 12 से लेके 19 तक करेंगे। इसके बाद में जो कल की क्लास आएगी वो 20 से लेके 35 तक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान का भाग नंबर 3 कहता क्या है? भारत के संविधान का भाग नंबर क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के बारे में। क्या कहता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में पता चल गया होगा, ये किससे संबंधित है। तो सबसे पहले किससे संबंधित है भारत का भाग नंबर 3? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। इन्हें लिया कहां से गया था? तो इन्हें कहां से लिया गया था? इन्हें लिया गया था यूएसए से। कौन से संविधान से लिया गया था? इन्हें लिया गया था यूएसए से। कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 3 नंबर बात, इनकी सुरक्षा कौन करता है? तो इनकी देश के अंदर तो सुरक्षा करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर राज्य के अंदर बात आ जाए तो राज्य के अंदर इनकी सुरक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट। कौन करेगा सुरक्षा? हाई कोर्ट करेगा। सुरक्षा की क्या मतलब है? जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक पे हमें लगता है भी हमारे अधिकारों का हनन हो सकता है, तो हम सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या होती है? सुरक्षा की जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद में 3 नंबर, इसका 4 नंबर पॉइंट लिखना है। इसके अंदर कोई भी संशोधन करना है या किसी भी अधिकार का, जैसे मौलिक अधिकार हैं 12 से लेके 35 तक, जैसे किसी भी अधिकार को मतलब कि जनता से दूर करना है या हटाना है किसी भी अधिकार को, या प्रतिबंध कह सकते हो। अधिकार पर प्रतिबंध, प्रतिबंध कौन लगा सकता है? अधिकार पर प्रतिबंध
कौन लगा सकता है? वो लगा सकता है संसद। कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। और 5 नंबर बात जो आती है निलंबन। क्या? निलंबन। निलंबन कौन कर सकता है इन्हें? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। निलंबन का क्या मतलब हो गया? जैसे किसी भी अधिकार को कुछ थोड़े समय के लिए जनता से छीनना। क्या करना? जनता से छीनना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ निलंबन करने का क्या मतलब होता है। जैसे आज लोकसभा के चुनाव पड़ रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव वाले दिन क्या होता है? चुनाव वाले दिन हमसे जो अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमसे उस दिन छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? क्योंकि उधर तो जनता के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और उधर जनता सड़क पे थोड़ी ना निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कुछ खास समय के लिए जो अधिकार निलंबित किए जाते हैं उन्हें कर कौन सकता है? उन्हें भारत का राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अगर अधिकार को बिल्कुल ही खत्म करना हो, कोई ऐसा अधिकार जिसे बिल्कुल ही खत्म करना हो या उस पर प्रतिबंध लगाना हो, तो कौन लगा सकता है? देश की संसद लगा सकती है। इसके बाद में सुरक्षा की बारी आएगी, तो सुरक्षा कौन करता है? देश के अंदर तो हाँ सुप्रीम कोर्ट करता है, और राज्य के अंदर कौन करता है? राज्य के अंदर हाई कोर्ट करता है। इसके बाद में संविधान का, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हें लिया कहां से गया था? इन्हें लिया गया था यूएसए के संविधान से। उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई थी, ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में बारी है संविधान के अनुच्छेद 12 की। ठीक है, 12 से 19 तक कवर करेंगे, तो आज करेंगे अनुच्छेद नंबर 12 से 19 तक। तो पहला अनुच्छेद लिख लेना। अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर हमें बताया गया है, क्या बताया गया है हमें? इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत, लिख लेना, इस मौलिक अधिकार के अनुसार क्या कहा गया है? राज्य की, राज्य की परिभाषा। क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद नंबर 12 हमारा क्या कहता है? इस मौलिक अधिकार के अनुसार राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। अभी राज्य की परिभाषा की बात करें तो राज्य वो राज्य नहीं, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये वाले राज्य नहीं होते। कोई भी ऐसी संस्था जो अपने ऊपर किसी और का बोझ न समझे, जो अपने ऊपर किसी और का बोझ न समझे, वो अपने आप में क्या है? अपने आप में एक राज्य है। उदाहरण के लिए देख लेना, देश का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई अपने आप में एक स्टेट है, राज्य है। कैसे है? क्योंकि आरबीआई किन किन बैंकों के साथ लेन देन करेगा, कौन तय करता है? आरबीआई खुद तय करता है। आरबीआई कर्मचारी भर्ती करने हैं या नहीं करने, कौन तय करता है? आरबीआई खुद तय करता है। आरबीआई के अंदर कितने कर्मचारी काम करेंगे, कितनी उनको सैलरी दी जाएगी, कौन डिसाइड करता है? आरबीआई खुद तय करता है। इसके अंदर 1 नंबर उदाहरण आरबीआई। 2 नंबर उदाहरण कौन है? भारतीय रेलवे। कौन है? भारतीय रेलवे। बहुत से उदाहरण है ऐसे। भारतीय रेलवे। रेलवे भारतीय कैसे है? क्योंकि भारतीय रेलवे खुद डिसाइड करता है ना कितना यात्रियों से किराया लिया जाता है। तो भारतीय रेलवे पूरा का पूरा जो रेलवे मंडल है भारत का, वो खुद ही डिसाइड करता है, और किसी के दबाव में आके नहीं करता ना। तो जो भी रेलवे के प्रति निर्णय लिए जाते हैं वो भारतीय रेल से संबंधित भारतीय रेलवे का पूरा मंडल ही लेता है। इसके बाद में 3 नंबर पे आप इसे समझ सकते हो यूपीएससी। यूपीएससी अपने आप में स्टेट है। इसके बाद में एसएससी अपने आप में स्टेट है। इसके बाद में देश की जो आर्मी है, आर्मी क्या है? आर्मी भी अपने आप में एक राज्य है। उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद नंबर 12 की ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? तो राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। राज्य कौन होता है? वह स्टेट जो अपने ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव न समझे। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 13 की। अनुच्छेद नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर है अल्पीकरण। अनुच्छेद नंबर 13।
13 के अंदर क्या है? अल्पीकरण है। अभी ये अल्पीकरण है, तो अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? अल्पीकरण का मतलब होता है यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करें। समझ में आ गई ना? यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करें तो उस मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। तो लिख लेना, यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करें, उस पर रोक लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए इसको कैसे समझेंगे? तो उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे भारत का मूल अधिकार हमें ये प्रावधान या हमें ये अधिकार देता है भी हम भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, देता है ना हमें। भारत के मूल अधिकार के अंदर एक अधिकार ऐसा भी है जो हमें कहीं भी भारत के अंदर घूमने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के अंदर कहीं भी घूमने की शक्ति तो हमें प्रदान करती, लेकिन इसके अंदर ये तो नहीं कहा गया ना हम किसी के बेडरूम में चले जाएं, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा मूल अधिकार किसी के अधिकारों का हनन करेगा तो उस अधिकार को क्या किया जा सकता है? रोक लगाई जा सकती है। आपको भारत के अंदर घूमने का अधिकार है, किसी के बेडरूम के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। वो भी अल्पीकरण कहते किसे हैं। इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद नंबर 14 की। किसकी बारी आएगी? अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर क्या बोला गया है? अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर बोला गया है विधि के समक्ष समानता। लिख लेना, विधि किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, विधि बोलते हैं कानून को। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है? विधि के समक्ष समानता क्या मतलब होता है? अभी कानून है ना, जो भारत के संविधान का कानून है, कानून के सामने चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई ऊंचा है या नीचा है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कानून सबके लिए क्या होगा? कानून सबके लिए समान होगा, या सभी कानून के लिए क्या होंगे? एक बराबर होंगे। तो क्या होंगे? कानून के कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या है? सब बराबर हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या होता है? कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। बराबर का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास पैसे हैं, नहीं हैं, या आप भारत के रिचर्ड मैन हैं, भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन वो ही आपके साथ सलूक किया जाएगा अगर आपने कोई गलती की है जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 समझ में आया होगा। भी हम सभी लोग भारत के लिए, भारत के कानून के लिए क्या हैं? भारत के कानून के लिए हम सभी लोग एक जैसे हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद नंबर 15 की। किसकी बात आती है? अनुच्छेद नंबर 15 की। अनुच्छेद नंबर 15 की। अनुच्छेद 15 के अंदर हमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 के अंदर कहा गया है जाति, धर्म, लिंग या स्थान, जन्म स्थान के आधार पर जाति, लिंग या धर्म या जन्म स्थान को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर
कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हमारे जाति को लेके हम चाहे एससी से हैं, जनरल से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी है, ओबीसी से हैं, हम किसी भी जात के व्यक्ति हैं, ठीक है। 2 नंबर लिंग, हम चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है। 3 नंबर है हमारा धर्म, हम चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। और 4 नंबर जन्म स्थान। जन्म स्थान का मतलब ये होता है, जन्म स्थान का मतलब आपका जन्म नीची जाति के अंदर हुआ, आपका जन्म ऊंची जाति के अंदर हुआ है। ऐसे जन्म स्थानों को लेकर सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह का क्या मतलब होता है? सार्वजनिक कार्यालय, कार्यालय नहीं होते सरकारी कार्य, जैसे तहसील या जिला कलेक्ट्रेट का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सरकारी कार्यालय होते हैं, ठीक है। इन सभी के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर इन 4 चीजों को लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। या सबसे अच्छा उदाहरण समझना तो आप स्कूल को लेके चल सकते हो, ठीक है। जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के भी बच्चे पढ़ते हैं, हर एक धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 को समझने के लिए आप सरकारी स्कूल का उदाहरण ले लेना, सबसे दी बेस्ट उदाहरण होता है सरकारी स्कूल का। देखो बच्चों, सरकारी स्कूल है, कोई भी स्कूल है, तो कोई भी स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों लगाई जाती है? क्योंकि छोटे बड़े का जो भेदभाव है वो खत्म किया जा सके, ठीक है। यूनिफॉर्म का ये मतलब होता है क्योंकि गरीब है उसका बच्चा भी यूनिफॉर्म पहन के आएगा, और जो चाहे जितना मर्जी अमीर है उसका बच्चा भी क्या पहन के आएगा? उसका बच्चा भी सेम ही कलर की यूनिफॉर्म पहन के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकारी स्कूलों या किसी भी स्कूलों के अंदर क्या लगाई जाती है? यूनिफॉर्म लगाई जाती है। इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद नंबर 16 की। इसकी बारी आती है अनुच्छेद नंबर 16 की। अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर क्या बोला गया है? अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर बोला गया है लोक नियोजन। लोक नियोजन, अब ये लोक नियोजन का क्या मतलब है? लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी की समानता। सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग को लिख लेना, इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। लोक नियोजन का क्या मतलब होता है? जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी वैकेंसी आई है, जैसे अभी आर्मी के अंदर वैकेंसी आती है तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी के फॉर्म भी फिल होते हैं, वहाँ पे ओबीसी के फिल होते हैं, वहाँ पे एससी के भी होते हैं, एसटी के भी होते हैं, मतलब कि हर एक रेजिमेंट के फॉर्म फिल होते हैं ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 16 क्या करता है? अनुच्छेद 16 के अंदर प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी सरकारी नौकरी की जो एलिजिबिलिटी है या क्राइटेरिया है वो सभी के लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हाँ, इसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत आरक्षण जरूर मिलता है उनको। क्यों मिलता है? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको थोड़ा सा ऊंचा लाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 16 समझ में आया होगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 17 का। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति, पहले जो क्या क्या होता था? पहले इसके आगे लिख सकते हो आप छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। पहले, आज से यानी 100 150 या 200 वर्ष पहले क्या होता था? पहले के जमाने में जो छोटी जाति के लोग होते थे, अगर वो किसी बड़ी जाति के लोगों को सामने से आते दिख जाते होते थे ना, तो वो अपना, बड़ी जाति के लोग अपने काम पर जो जाते थे वो वापस घर पे चले जाते थे। मतलब कि छोटी जाति के लोगों को इतना बुरी नजर से देखा जाता था भी, आप बातें ही छोड़ दो,
ठीक है। तो भारत का संविधान जब बना तो अनुच्छेद 17 के अंदर क्या कहा गया था? अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कहा गया था। ठीक है। इसके अंदर आ जाता था, पहले विधवा औरत भी अगर आपको दिख जाती थी तो वो भी एक तरह से बुरी बात मानी जाती थी। विधवा या जो भी औरत थी, जैसे विधवा औरत दिख गई, इसके बाद में छोटी जाति का कोई भी व्यक्ति दिख गया, छोटी जाति का कोई भी व्यक्ति दिख गया, तो वो सामने से दिखना भी एक बुरी बात मानी जाती थी। तो पहले के जो मतलब कि लोग बताते हैं, जब पहले छोटी जाति के लोग चलते थे तो अपने पीछे क्या लेके चलते थे? कुछ साफा वगैरह या पगड़ी वगैरह बांध के चलते थे, ताकि जो उनकी पैड़ है, पैड़ समझते हो ना, जो पैरों के निशान रह जाते हैं, उनकी पैड़ है वो बिल्कुल मिट जाए। मतलब कि जो बड़ी जाति के लोग अगर उसी रास्ते से जा रहे हैं तो उनको ये नहीं लगना चाहिए भी इसी रास्ते से पहले कोई छोटी जाति का लोग किया है। संविधान बनने से पहले ये बातें हमारे भारत के अंदर होती थी। इसके बाद में क्या कहा गया? अनुच्छेद जो 17 है उसने अस्पृश्यता का अंत कर दिया। मतलब कि सबको एक नजर से देखना ही संविधान का मेन कर्तव्य था, जिसके अंदर छुआछूत का अंत कर दिया। ना कोई छोटी जाति है ना कोई बड़ी जाति है, सारे के सारे कानून के लिए क्या है? समान है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 के अंदर क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18 के अंदर कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या मतलब होता है? जैसे पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हें महाराजा या राठौड़ या ऐसे जो मेन मेन उपाधियां दी जाती थी ना, महाराजा की उपाधि, राजा की उपाधि, राजकुमार की उपाधि, महारानी की उपाधि, इन सभी उपाधियों को क्या कर दिया? इन सभी उपाधियों को खत्म कर दिया गया है। सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया है? क्योंकि मैंने आपको अभी जो अनुच्छेद करवाए थे उसके अंदर बात बताई थी भी कानून के समक्ष सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे समान हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी। इसका मतलब किंतु शिक्षा, इसके अंदर लिख लेना, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, इसके अंदर ही बात लिख लेना। शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, कौन कौन सी उपाधियां हैं इसके अंदर? भारत रत्न, जिस जिसका अंत नहीं किया गया है, भारत रत्न। इसके बाद में आपको क्या लिखना है? इसके बाद में लिखना है पद्म विभूषण इत्यादि। इत्यादि रख सकते हैं, रख सकते हैं। अभी इसका क्या मतलब है? जैसे शिक्षा की कोई उपाधि है, जैसे आप आर्मी के अंदर चले जाओगे ना तो आपको उपाधि मिल जाती है। जैसे आपका कोई भी पोस्ट है, कोई भी पद है, तो उसके अंतर्गत आपको उपाधि, जैसे आर्मी के अंदर कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब क्या होती हैं? ये सब शिक्षा से ली गई उपाधियां होती है, क्योंकि आप शिक्षित तो तभी आर्मी के अंदर गए हो ना। इसीलिए शिक्षा के संबंधी, सुरक्षा से संबंधी, इसके बाद में जो आपको भारत रत्न दिया जाता है या पद्म विभूषण दिया जाता है, वहां पे जो आपको उपाधि मिलती है वो आप क्या कर सकते हो? वो आप उपाधि रख सकते हो। इसके बाद में बारी आती है, इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद नंबर 19 की। इसकी बारी आती है अनुच्छेद नंबर 19 की। अनुच्छेद नंबर 19 को सबसे पहले आप लिख लेना, संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है। संविधान के रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो जब आप अनुच्छेद नंबर 19 को पूरा का पूरा पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा क्यों कहा गया है। इसके अंदर कुछ पार्ट हैं अनुच्छेद नंबर 19 के, जिसके अंदर आपको लिख लेना अनुच्छेद नंबर 19 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ठीक है। पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको क्या लिखना है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। 2 नंबर लिख लेना आपको मौन रहने का अधिकार। 3 नंबर आपको लिख लेना आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, आरटीआई।
ठीक है, ये सब अधिकार हैं, ये सब कहाँ से दिया जाता है, अनुच्छेद नंबर 19 से देता है। इसके बाद में आप लिख लेना पुतला, किसी का पुतला फूंकते हैं ना जब अपन किसी का विरोध करते हैं, पुतला फूंकने का अधिकार, वो भी कहाँ से मिलता है, वो भी 19 के 1 नंबर मिलता है। दो इसके बाद में लिख लेना झंडा लहराने का, झंडा लहराने का अधिकार, लहराने का अधिकार कहाँ से मिलते हैं, ये अधिकार कहाँ से मिलते हैं, ये अधिकार मिलते हैं 19 के 1 नंबर पॉइंट। अभिव्यक्ति यानी किसी के सामने कुछ भी पूछना या, ठीक है, इसके बाद में मौन यानी शांति व्रत, बिल्कुल ही बोलना बंद कर देना, वो अपने आप को अधिकार है। इसके बाद में आरटीआई, आरटीआई का क्या मतलब होता है, किसी भी डिपार्टमेंट से आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हो जो पब्लिक हो। ऐसा नहीं है आप खुफिया विभाग के अंदर जाके और बोल दो हमें जानकारी चाहिए, वो नहीं आपको मिलेगी। जो कानून के समक्ष समान हो उसके बारे में ही आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नेता गलत लग रहा है तो आप उसका पुतला फूंक सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, ये अधिकार भी आपको 19 के 1 के अंदर मिला हुआ है। आप भारत का जो झंडा है उसको लहरा सकते हो, वहां पे लहराने पर कोई रोक टोक आपको नहीं की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको 19 का 1 नंबर पॉइंट है जो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बारी आती है 19 के 2 की। किसकी बारी आएगी, 19 के 2 की। 2 नंबर क्या है, सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। सभा करने का क्या मतलब होता है, सभा करने का अधिकार का मतलब होता है अपन जैसे किसी भी बात पे चर्चा करनी है, किसी भी बात पे क्या करनी है, चर्चा करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, तो वो कहाँ से मिलता है, हमें 19 के 2 से मिलता है। हम कभी भी किसी भी वक्त, चाहे रात के 12 बज रहे हैं चाहे दोपहर के 12 बज रहे हैं, किसी भी वक्त सभा कर सकते हैं लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है, कहाँ से हमें ये अधिकार प्रदान है, 19 के पॉइंट नंबर 2 से हमें ये अधिकार प्राप्त है। इसके बाद में बारी आती है 19 के 3 की। किसकी बारी आती है, 19 के 3 की। संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। संगठन बनाने के अधिकार से क्या मतलब है, जैसे भारत के अंदर, या मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ या पंजाब की किसी भी स्टेट के अंदर बात कर लो, आप जैसे आजकल के युवा हैं, तो आप जैसे किसी भी पार्टी का नया, मतलब आपको नई पार्टी बनानी है तो आपको अधिकार है, आप बना सकते हो। ठीक है, आपको कॉलेज के चुनाव लड़ने हैं, पार्टी बनानी है या संगठन लड़ना है या संगठन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, 19 के 3 के अंतर्गत हमें ये अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है, भी हम संगठन बना सकते हैं। कहाँ से मिलता है हमें ये अधिकार, 19 के 3 नंबर पॉइंट से। इसके बाद में क्या है, 19 का 4 नंबर पॉइंट, क्या आ जाता है 19 का पॉइंट नंबर 4, क्या अधिकार प्राप्त है, घूमने का अधिकार। घूमने के अधिकार का क्या मतलब होता है, हम जे दुनिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, दुनिया के अंदर या भारत देश के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं। हमें कहाँ से ये अधिकार मिलता है, हमें मिलता है घूमने का अधिकार 19 के 4 से। ठीक है, इसके बाद में बारी आएगी 19 के 5 की। किसकी बारी आएगी, 19 के 5 की बारी आएगी। 19 के 5 के अंदर क्या बोल रहा है, 19 का 5 हमें बोल रहा है कहीं पे भी बसने का अधिकार। बसने के अधिकार का क्या मतलब होता है, हम जैसे भारत देश के निवासी हैं ना, तो भारत के किसी भी कोने के अंदर जाके रह सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जाके रह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या अधिकार प्राप्त है। लेकिन ज्यादातर ये फॉलो होते हैं भारत के अंदर ही होते हैं, तो भारत के हम किसी भी कोने के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हम जाके रह सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी के घर में घुस के रहने लग गए तो वो अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। फिर आपकी क्या बनेगी, रेल बनेगी, अगर आपने अधिकारों को अपने हाथ में लिया या कानून को अपने हाथ में लिया। आपकी जैसे आप राजस्थान के निवासी हो, पंजाब के अंदर आपके प्लॉट पड़े हैं, पंजाब के अंदर आपका घर है, तो वहां पे आप जाके बस सकते हो।
ऐसा नहीं है मुंह उठाया और चल दिए किसी के भी घर में रहने के लिए और वहां पे जाके बोल दिया हमें तो अधिकार प्राप्त है 19 के 5 के अंतर्गत कहीं भी बसने का। तो फिर वो जो चीजें होती हैं ना वो बिल्कुल उल्टी पड़ जाती हैं, तो फिर उसके क्या दुष्परिणाम निकल के आते हैं। फिर आप कहोगे भी हमने तो पढ़ा था प्रताप क्लासेस में भी कहीं पे भी बसने का अधिकार है, तो बसने का अधिकार क्या होता है, लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात। इसके बाद में 19 की 6 की बात करते हैं। 19 के 6 की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कब था, 1978 से पहले पहले था। 44वां संविधान संशोधन लिख लेना। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे खत्म किया गया। इसे खत्म किया गया। किया गया। अभी देख लेना क्यों खत्म किया गया था। संपत्ति का अधिकार था, जैसे संपत्ति का अधिकार का क्या मतलब होता है, हमारी जो संपत्ति है हमारा उसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। जैसे अभी कोई हाईवे बना रही है भारत सरकार, भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है ना अभी भारत के अंदर, तो हाईवे बना रही है, वहां हाईवे बनाते बनाते हमारी 2 बीघा जमीन आ गई आगे। ठीक है, 2 बीघा जमीन आ गई, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति तो हम किसी को नहीं देंगे। कौन चाहता है अभी अपनी संपत्ति बर्बाद हो, कोई नहीं चाहता ना। तो अपने रोक लगा दी हाईवे बनने के ऊपर ही। तो जब सरकारी कामों के अंदर दखल देगी ना आपकी संपत्ति, इसी बातों को सोचते हुए क्या कर दिया, इसी बातों को सोचते हुए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार रखा कहां पे गया, मैं आपको बताऊंगा जब इसकी बारी आएगी। मौलिक अधिकारों का क्या मतलब होता है भी, इसको कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकारों को क्या कभी नहीं रद्द किया जा सकता। आपकी अगर भारतमाला प्रोजेक्ट छोड़ो, आप किसी भारतीय रेलवे ट्रैक लाइन के अंदर भी आपकी जमीन आ रही है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले जा सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही आपके पक्ष में फैसला सुनाता था। क्यों सुनाता था, क्योंकि सुरक्षा करना मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किसके हाथ में होती है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती है। तो आपका निर्णय होता था, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता था, वो हमेशा आपके पक्ष में जाता था। तो इसी चीजों को सोचते हुए सरकारी कामों में बहुत ही बाधा उत्पन्न होने लगी। तो जब बाधा उत्पन्न होने लगी तो संसद ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बारी आती है 19 का 7 नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट, व्यवसाय का। क्या होता है, व्यवसाय करने का अधिकार। आप भारत के अंदर रह के, किसी भी कोने के अंदर रह के जो लीगल काम है, लीगल काम है उनकी बात कर रहा हूं, लीगल काम कर सकते हो। ठीक है, व्यवसाय का ये मतलब होता है भारत के अंदर रह के आप व्यापार करना चाहते हो व्यापार कर सकते हो, प्राइवेट जॉब करना चाहते हो जॉब कर सकते हो, बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस कर सकते हो। आपको सारे के सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो कानून की नज़रों में सही काम होना चाहिए। ऐसे नहीं है ये अधिकार प्राप्त है और उठाया फोन और मंगा ली AK-47, उसका व्यापार करने लगे, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव प्रभाव हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर इन सभी कामों को देखते हुए हमें क्या अधिकार प्राप्त है, व्यवसाय का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सही व्यवसाय का अधिकार प्राप्त है, गलत व्यवसाय का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था आज पढ़ेंगे 12 से लेके 19 तक, ये होते हैं आपके 12 से लेके 19 तक खत्म। तो मैं आपको थोड़ा सा फास्टली रिवीजन करवा देता हूँ। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, भाग नंबर 3 पढ़ रहे थे, 12 से लेके 35 तक है। आज मैंने आपको कराया था 12 से लेके 19 तक। कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है। अधिकार प्रतिबंध कौन लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है संसद। निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। तो ये थे 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 के अंदर ये जो सब पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल इसका करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम अधिकार पढ़ेंगे 20 से लेके 35 तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।